हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो। स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है ना सर? हाँ, आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। प्रीति, रुचिता, सुमन, हाँ, स्टार्ट करने का। मैथिली आवाज आ रही है ना सर की? आर्या? यस सर। हाँ, रिप्लाई कीजिए सर को। ओके ओके। मेरा नाम अतुल वानखेड़े है ना? तो मैं आपको न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड फिजिक फिटनेस प्रैक्टिकल ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आपका सिलेबस देखा हूँ मैंने। उसमें आपको पहले है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस का, कि फिजिकल फिटनेस में हम जो स्पोर्ट्स की ज्यादा बात करते हैं फिजिकल फिटनेस को लेके, या डे टू डे जैसा डेली रूटीन लोग एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल फिटनेस आज के जमाने में बहुत जरूरी हो चुका है ना? तो उसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। किसी को पता है कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस के? पहले अगर पढ़ा होगा कोई? आवाज आ रही होंगी ना आपको सबको? तो रिप्लाई करे हुए तो मुझे थोड़ा सा समझेगा कि मैं किसी को बता रहा हूँ। हेलो। यस सर। ओके। तो आज हम प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाएंगे। आज मैं कुछ आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा कि अपन कैसे कैसे ये हफ्ते में पूरा कंप्लीट करेंगे। आपका प्रैक्टिकल वर्क भी होना चाहिए, आपको असेसमेंट कैसे करना है, एजिलिटी हो गया, स्पीड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ है, बैलेंस है, मस्कुलर एंडोरेंस है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे कि इन सब का यूज क्या है। नॉर्मल नॉर्मल पीपल पर और एक स्पोर्ट्स पर्सन पर इन सब का यूज क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, अगर आपके पास पेन पेपर होगा तो आप नोट भी कर सकते हो, है ना? कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस रहते हैं, जैसे स्पीड हो गया। तो स्पीड की हम जब बात करते हैं तो स्पीड मतलब क्या? स्पीड मतलब एक एबिलिटी टू रिटेन द सेंटर ऑफ मास, मतलब आप अपने क्षमता से ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करते हो कहीं पे। दौड़ते वक्त क्या अपन एक्सेलरेट करते हैं अपने बॉडी को, जैसे एक 100 मीटर स्प्रिंटर हो गया। आपने एथलेटिक इवेंट देखे होंगे, उसमें काफी सारे स्प्रिंट स्प्रिंट वाले गेम होते हैं। स्प्रिंट मतलब तेज दौड़ने वाले गेम, इसमें 100 मीटर आता, 200 आता, 400 आता है। तो उसमें स्पीड का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पीड का। जैसे कि एक एथलीट एथलीट मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन, उसको एथलीट बोला जाता है। उसको स्टार्टर स्टार्ट देता है तो उसके 3 फेज में रनिंग होती है स्पीड की। वो फेजेस आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं एक सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको कि एक जगह से अपने को दूसरी जगह तक एक पॉइंट रख देंगे, जैसे कि एक स्टार्टिंग लाइन हो गई और एक फिनिशिंग लाइन हो गई। तो स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक जाने तक हमको कम से कम वक्त में, कम से कम स्पीड में, कम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में, कम से कम वक्त में हमको वो लाइन क्रॉस करना है। मतलब वो एथलीट की स्पीड, उतना डिस्टेंस सपोज मैंने रखा हो 50 मीटर डैश, 50 मीटर का मैंने मार्क किया हो और यहाँ से मैंने एक एथलीट को मैंने स्टार्ट दिया हो, तो कोई 11 सेकेंड में आएगा, कोई 13 सेकेंड में आएगा। कम से कम चीज में आप वो जो डिस्टेंस कवर करते हो उसको बोलते हैं स्पीड। अब स्पीड को डेवलप करने के भी काफी सारे फैक्टर्स है उसके पीछे भी। जैसे ही आपका उसमें आ जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ आता है, मस्कुलर एंडोरेंस आता है, कार्डियो एंडोरेंस आता है। ये सब स्पीड को डेवलपमेंट करने के लिए ये सब फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
ये समझा आपको? स्पीड मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह तक कम समय में ज्यादा एफर्ट लगा के जो अपन काम करते हैं, जो कार्य कंप्लीट करते हैं, उसको बोलते हैं स्पीड। समझा आपको? रिप्लाई रिप्लाई करो बेटा, नहीं तो समझेगा Yes, नहीं वो sir. बेबी, है ना? उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। हम कोऑर्डिनेशन की बहुत बातें करते हैं कि ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपके बॉडी अलाइनमेंट कितने कोऑर्डिनेट है कुछ चीजों को लेकर। जैसे कि अभी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे बैट का और मेरे हैंड्स का कोऑर्डिनेशन आना जरूरी है, अगर मैं एक बैट्समैन हूँ तो। अगर मैं एक बॉलर हूँ तो मेरा बॉल के साथ मेरा ग्रिप का कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, मेरा रनअप का कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। अगर सपोज मैं फुटबॉलर हूँ तो मेरा पैर का और मेरे बॉल का ये कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। अगर सपोज क्रिकेट में मुझे कैचिंग करना है, बॉल पकड़ना है, तो मेरा हैंड्स का और मेरे बॉल का वो कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। मतलब ये कोऑर्डिनेशन कहाँ से डेवलप होता है? रेगुलर एक्सरसाइज से। ये कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर हो रही है आपके फिटनेस कंपोनेंट्स में। अब जैसे कि अभी मैं वॉल के अपोजिट खड़ा हूँ, कोई अपने घर में वॉल है उसके अपोजिट में खड़ा हूँ, और मेरे पास टेनिस बॉल है, मैं वॉल की तरफ बॉल फेंक रहा हूँ एक हाथ से, और दूसरे हाथ से मैं पकड़ रहा हूँ। मतलब मेरा कौन से चीजों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कोई बता सकता है? अगर कोई आदमी वॉल के अगेंस्ट खड़ा है और दीवार पे बॉल फेंक रहा है और वापस दूसरे हाथ से कैच कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेशन की क्या हो गया? क्या बोलेंगे वो कोऑर्डिनेशन? कोई बता सकता है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया कि लेग आई कोऑर्डिनेशन हो गया? कौन सा कोऑर्डिनेशन बोलोगे? ये हो गया And आपका। I. हाँ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथों से फेंक रहा हूँ और मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ कि मैं बॉल कहाँ पकड़ना है, कहाँ कैच करना है। ये कोऑर्डिनेशन आने के लिए हमें स्पोर्ट्स में काफी मेहनत, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे छोटे बच्चों का आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 6-7 साल का कोई बच्चा रहा, तो 6-7 साल के बच्चे, काफी कर बच्चे का कोऑर्डिनेशन काफी वीक रहता है। उनको तरफ आप बॉल फेंकोगे या कोई आपके घर में कोई बच्चा हो, उनके साथ में बॉल की कैचिंग करके देखो कभी, तो उनके हाथ अलग ही जाएंगे, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी रहती है, एक मसल। तो मसल मेमोरी में वो रिएक्शन उनने आज तक सीखे नहीं, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। आपने ये जाने होंगे कि स्पोर्ट्समैन बहुत मेहनत करते हैं, क्रिकेटर मेहनत करते हैं, फुटबॉलर मेहनत करते हैं। ये मेहनत ये सब चीजें लाने के लिए करते हो। अगर मुझे एक फुटबॉल को किक करना है और गोल करना है, तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि गोल मेरा कितना दूर है डिस्टेंस पे, मेरे को कितना फोर्स अप्लाई करना है वो फुटबॉल पे, और मेरा लेग का स्विंग, मेरा फॉलो थ्रू, ये सब क्या होना चाहिए। ये सब डिपेंड होता है कोऑर्डिनेशन। अब मैं फुटबॉल को मैं किक कर रहा हूँ, फुटबॉल को किक कर रहा हूँ, तो वो कौन सा कोऑर्डिनेशन होगा मेरा? बता सकता है कोई? एक मैंने फुटबॉल रख दिया हो और मुझे उसको किक कर रहा हूँ, मेरे को गोल करना है, तो मेरा कोऑर्डिनेशन कौन सा अच्छा रहेगा? मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? किस 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 का कोऑर्डिनेशन देख रहा हूँ उसमें? मेरा Foot लेग I. और मेरे आई, लेग और आई का मैं कोऑर्डिनेशन वहां पर यूज कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आपको? है ना? Sir. ये सब, हाँ, ये सब कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स में यूज होते हैं। अभी काफी सारे और कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और दोनों साथ में भी यूज होता है। आपने बास्केटबॉल देखे होंगे, बास्केटबॉल सबसे ज्यादा स्किल वर्क का गेम है। बास्केटबॉल में सबसे ज्यादा एजिलिटी लगती है, सबसे ज्यादा स्पीड लगती है, सबसे ज्यादा हैंड आई कोऑर्डिनेशन लगती है ना? आपने देखे होंगे कभी अगर किसी ने खेला होगा बास्केटबॉल। क्रिकेट में कैसा है, पेशेंस वाला गेम है, स्किल वर्क है, लेकिन उसमें स्पोर्ट्स पर्सन को अपना जो रिकवरी है, मतलब जैसा उसने भी 3 रन भाग दिया, यानी 2 रन भागा, तो उसको रिकवरी के लिए टाइम मिलता है। बास्केटबॉल में टाइम नहीं मिलता, फुटबॉल में टाइम नहीं मिलता, तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग रहता है। तो आप अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहोगे, आपको किसी ने पूछा कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कोई एक एग्जाम्पल दो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, फुटबॉल गेम लिख सकते हो, बास्केटबॉल लिख सकते हो,
आप हैंडबॉल लिख सकते हो, हैंडबॉल देखे हो आपने, वो भी गेम में कोऑर्डिनेशन का बहुत यूज होता है ना। बैट और बॉल, अभी थिंग्स टू थिंग्स मतलब चीजें और चीजों का भी कोऑर्डिनेशन होता है अपने स्पोर्ट्स में। जैसे बैट और बॉल का कोऑर्डिनेशन, एक बॉलर बॉल डालता है, एक बैट्समैन बैट करता है, उसको अपन हम क्या बोलते हैं उसको, टाइमिंग। टाइमिंग का एक यूज होता है स्पोर्ट्स में। ये आपको इसमें रिएक्शन टाइम में, ये रिएक्शन टाइम और एक कंपोनेंट है, वो मैं कवर कर रहा हूँ इसमें टाइमिंग में, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम का एक मैं आपको, अगर आपके पास स्केल होंगी, स्केल बड़ी वाली स्केल रहती है ना अपनी, अगर किसी के पास होंगी तो आप एक काम करना, उसको हाथ में पकड़ना एकदम कॉर्नर पे स्केल को, ठीक है, और उसको छोड़ना और वापस पकड़ने की कोशिश करना, वही हाथ से। हाथ में पकड़ना मतलब अपन जैसा हाथ जोड़ते हैं ना, वैसा उसमें हाथ जोड़ के बीच में स्केल रखने का, एक हैंड से ऊपर ज्यादा स्केल रखने का, ऊपर मतलब हाथ के ऊपर दिखनी चाहिए स्केल, और उसको छोड़ने का और वापस पकड़ने का, मतलब आप कितने कम रिएक्शन टाइम में वापस पकड़ते हो, ये उसका टेस्ट होता है रिएक्शन टाइम का। वैसे बॉल का भी टेस्ट होता है एक, बॉल ड्रॉपिंग वाला, मैं सब आप बताऊंगा मैं 2-3 दिन बाद आपको सब टेस्ट कैसे करना है, क्या करना है। आपको स्पीड का समझ गया, कोऑर्डिनेशन समझ गया। हेलो। हेलो। Yes, sir. हाँ, अब उसके बाद आता है पावर। पावर भी एक कंपोनेंट है। पावर और स्ट्रेंथ, पावर और स्ट्रेंथ हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पावर क्या है और स्ट्रेंथ क्या है ना। एक पावर एक ये चीज है कि पावर हम पूरे बॉडी का यूज करते हैं उसमें, कोई भी चीज अगर, जैसा अभी मेरे को थ्रो करना है, क्रिकेट पे अपन थ्रो करते हैं ना, बॉल उठा के स्टंप पे थ्रो करते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि मैं हैंड से थ्रो करता हूँ, लेकिन क्या क्या चीजें यूज हो रही है बॉडी की। कुछ आपने कभी देखे होंगे, मैच देखे होंगे थ्रो करते हुए किसी को, तो थ्रो करते हैं हम विकेट पे डायरेक्ट, तो उसमें आपको क्या लगता है कि हाथ से ही वो अप्लाई कर रहा है, काफी लोग को वो लगता है ना, लेकिन वो थ्रो करने में पूरे बॉडी का एफर्ट लगता है नीचे से, ग्रेविटेशनल फोर्स के पास से सब सब नीचे से आपके पूरा वो हैंड लास्ट मूवमेंट पे जो आपका टिप होता है, लास्ट जब हाथ से बॉल छूटता है, तब जाके वो पूरा पावर वो बॉल पे अप्लाई होता है। ये होता है पावर, क्योंकि पूरे बॉडी इन्वॉल्व है इसमें, है ना। जैसे उसको बोलेंगे द एबिलिटी टू यूज टू और मोर बॉडी पार्ट टुगेदर, यानी दो से ज्यादा बॉडी पार्ट जो चीज में यूज होता है हमको, उसको हम बोलेंगे पावर। और स्ट्रेंथ का मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर गेम में या पर्टिकुलर चीज में यूज हो जाती है। जैसे कि अभी मुझे वेट लिफ्टिंग करना है, वेट लिफ्टिंग आप जिमिंग वगैरह देखते होंगे काफी, अभी तो ट्रेंड चल रहा है जिम का। तो वेट लिफ्टिंग में क्या करता है, एक डेडलिफ्ट करके होता है, डेडलिफ्ट अगर आपको नहीं पता तो एक बार गूगल में सर्च कर लें, डेडलिफ्ट करके स्क्वाड होता है। तो डेडलिफ्ट में क्या होता है, कोर मसल स्ट्रॉन्ग करके एक ही चीज पर कंसंट्रेट करके वही स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाई जाती है। डेडलिफ्ट में लेग पावर, कोर मसल मतलब आपके जो एब्स वगैरह आप बनाते हो उसको कोर मसल्स बोलते हैं। तो उसको एक्टिव करके आपके थाइस के मसल्स को एक्टिव करके वो एक ही जगह हम स्ट्रेंथ जो बनाते हैं उसको, वो स्ट्रेंथ होता है ना। और पूरे बॉडी का यूज जहाँ होता है, कोई चीज में हम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ थ्रो फेंकने के लिए या कुछ शॉट मारने के लिए, बैट्समैन का भी पूरे बॉडी का यूज होता है, उसको पावर बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना बहुत बार, अरे क्या पावर है उसमें, उसके हाथ में क्या पावर है, अगर कहीं अपन किसी को मारते हुए देख ले एक ही पावर में उसने उसको ये कर दिया। बॉक्सिंग में भी देखते होंगे आप काफी, बॉक्सिंग में भी सिर्फ हाथों का यूज नहीं होता, पूरे बॉडी पार्ट का यूज होता है उसमें, तो वो पावर होता है। समझा आपको पावर और स्ट्रेंथ क्या होता है। रिप्लाई करो बेटा जल्दी। Yes. उसके बाद आएंगे हम बैलेंस, ठीक है। बैलेंस एक और कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का, और सबसे मेन कंपोनेंट है बैलेंस। हर चीज में एक स्टांस होता है और एक फॉलो थ्रू होता है कुछ एक्टिविटी करने का स्पोर्ट्स में।
जैसे अब मैं क्रिकेट के ज्यादा एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं क्रिकेट से रिलेटेड हूँ ज्यादा। जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन एक जगह खड़ा रहता है बॉल डालने के पहले, आपने देखे होंगे एक जगह वो खड़ा रहता है, बैट लेके खड़ा रहता है, जब तक बॉलर बॉल नहीं डालता है तब तक वो अपना रिएक्शन नहीं करता है। यानी वो इतना एक जगह सटीक खड़ा रहता है, यानी वो कंसंट्रेट भी कर रहा है एक तरीके से। कंसंट्रेट आपका जब अच्छा रहेगा कब, जब आपका बैलेंस अच्छा रहेगा, आपका वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट मतलब आपका पैर का डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, आपका जो अपने नाभि के पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हर आदमी की, वो जितना आपके ग्राउंड के करीब रहेंगी उतना आप बैलेंस होंगे। आप दोनों पैर जोड़ के खड़े हो जाओ और किसी को धक्का देने बोलो, पीछे से आगे से धक्का देने बोलो, तो आप क्या करोगे, अपने बॉडी को संभालोगे गिरने से। लेकिन आप वाइड वाइड पैर करके या आगे पीछे पैर करके, लेकिन वाइड स्प्रेड करके पैर, आपकी नाभि का जो और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, फिर आप किसी को धक्का देने बोलो तो आप थोड़े से स्टेबल रहोगे। अभी कभी करके देखना ये, या अभी अभी आप खड़े होके करके देख सकते हो, दोनों पैर जोड़ के खड़े रह जाओ और कैसे धक्का देने बोलो किसी को, हल्का सा पुश, तो अपनी अनबैलेंस हो जाएंगी बॉडी। क्योंकि हम हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी नाभि है वो अर्थ से काफी ऊपर चले गई है, अगर दोनों पैर जोड़ के खड़े हैं तो अपन स्ट्रेट। और वही दोनों पैर अगर हम वाइड करके खड़े हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो अपनी नाभि जो है ग्राउंड के सरफेस से बहुत ऊपर हो गई, नीचे हो गई, सॉरी, नीचे हो गई, तो उसके कारण अपना जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो वाइड हो गया है, और उसके कारण अपना बैलेंस बना रहता है। बैलेंस का और भी एक सबसे मेन फैक्टर है तुम्हारी कोर मसल्स। फिर से कोर मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस के लिए। जितना तुम्हारी कोर मसल स्ट्रांग रहेंगी उतना तुम्हारा बैलेंस हर चीज का स्ट्रांग रहेगा। अ, जैसे कि आपने आर्चरी वालों को, आर्चरी गेम देखा है आपने? आर्चरी, वो आर्चरी अपन निशाना लगाते हैं, धनुष जैसा रहता है आर्चरी, देखा है? Yes, हाँ, sir. हाँ, आर्चरी गेम देखा होगा आपने। तो वो लोग क्या करते हैं, देखा है आर्चरी, एक तो उनके हाथ में इतना बड़ा वो बो रहता है, फिर वो लगाना पड़ता है। अगर वो इतना सा भी उनका बैलेंस या उनकी सांस ब्रीदिंग लेने में भी बैलेंस आउट हो गया, पता है वो जब तक वो रो छोड़ते नहीं अपने हाथ से तब तक वो सांस नहीं लेते। क्योंकि अपन जो सांस लेते हैं ना उससे भी अपनी बॉडी हिलते रहती है थोड़ी थोड़ी, तो वो लोग वो सांस, वो अपना स्ट्रिंग छोड़ने तक, स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, वो छोड़ने तक वो अपनी सांस होल्ड करके रखते हैं। देन छोड़ने के बाद वो अपनी ब्रीदिंग चालू करते हैं। आर्चरी प्लेयर कभी आप देखे होंगे, ये सब चीजों में कॉन्सेंट्रेट नहीं किए होंगे, लेकिन अब कभी देखना। अभी तो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें आपको देखने मिलेगा ये सब ना। तो उनका बैलेंस, उनका स्टांस की पोजीशन, उनका वो बो को लेके खड़ा रहना और इतना कॉन्सेंट्रेट से क्यों, क्योंकि उनकी कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग है। वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट में खड़े रहते हो लोग, देखना उनके ज्यादा पैर चिपके हुए नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं। वो सब बैलेंस के कारण आता है। द टाइम बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस एंड द आउटसाइड ऑफ मूवमेंट, यानी स्टिमुलस कहाँ से, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही अपने को बैलेंस करने का और अपनी बॉडी को संभालने का, ये हर एक स्पोर्ट्स में यूज होता है। ये सब बैलेंस के कारण ही यूज होता है, और बैलेंस सबसे मेन कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का। ठीक है, समझा आपको बैलेंस? एग्जाम्पल यस अगर सर। आप बताना रहा किसी को तो एग्जाम्पल भी आप बहुत इजीली बता सकते हो। अभी स्पोर्ट्समैन का, अपना क्रिकेटर का बता सकते हो, बैट्समैन का बता सकते हो, आर्चरी प्लेयर का बता सकते हो, है ना। उसके बाद आता है एजिलिटी। एजिलिटी अपन बोलते हैं ना बहुत बार हमारे स्पोर्ट्स में, ऐसा बोलते हैं अरे यार कितना एजाइल पर्सन है। एजाइल पर्सन मतलब कितना फुर्तीला है। फुर्तीला शब्द तो सुने होंगे ना आपने? हेलो, फुर्तीला शब्द नहीं सुने क्या? हेलो, हेलो, सुना है सर। Yes, सुना sir. है ना? फुर्तीला शब्द उसको बोलते हैं एजिलिटी, कितना एजाइल है वो पर्सन। एजाइल पर्सन मतलब, अभी क्विक। मैं क्विक, हाँ क्विक, यानी फुर्तीला। अभी अगर मैं एक सपोज मुझे आपको एक कमांड देता हूँ कि अ, आगे दौड़ो, यानी आगे दौड़ो मतलब रन, सामने की तरफ दौड़ो, फ्रंट की तरफ, मैंने आपको बोल दिया। और एकदम से मैं बोलूंगा
टर्न एंड रन एकदम से। तो क्विक होके आपको क्या करना है, टर्न होना है। अभी कौन रख के करते हो वो एक्टिविटी, तो कौन रख के मैं बताऊंगा आपको। तो कौन रख के भी आपको अब अपने शटल रन करके सुना होगा। शटल रन क्या करते हैं, 5-5 फीट के दूरी पे निके 4 कोन रख देते हैं। अगर एजिलिटी टेस्ट लेना है किसी को, कौन आदमी कितना फुर्तीला है, कितना क्विक काम करता है ना। तो क्या होता है, एक कोन को टच करके तुम वापस कितने देर में वापस वही जगह पे आते हो, उसको बोलते हैं एजिलिटी। और एजिलिटी के साथ साथ आपकी स्पीड और कोऑर्डिनेशन भी बहुत यूज होता है उसमें, है ना, क्योंकि आपको दौड़ के वर्क करना है वो सब। एजिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर कितने देर में पहुंचते हो और कितने जल्दी रिएक्शन करते हो वो चीज का, वो एजिलिटी होता है। अभी आपने अभी स्पोर्ट्स का मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बॉलर, आपने बहुत बार देखा होगा क्रिकेट में कि बॉलर अगर बैट्समैन को बॉल डालता है तो काफी बार ऐसा होता है कि बैट्समैन सीधा बॉलर की तरफ ही मार देता है। तो कोई कोई बॉलर ऐसे होते हैं कि कैच पकड़ लेते हैं, यानी वो बहुत फुर्तीले रहते हैं, पट से पकड़ लेंगे, पट से उनका हाथ चले जाएगा वहां पर। तो उसका मतलब होता है एजिलिटी, है ना। अ मूवमेंट और कवर ए डिस्टेंस इन ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम से कम समय में आप वो डिस्टेंस और वो चीजें कर लेते हो, उसको क्या बोलते हो, कितना फुर्तीला आदमी है, पट से होगा ये होगा, उसका मतलब होता है एजिलिटी। समझा? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आपका उसमें इम्पोर्टेंस भी है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। सिलेबस होगा आपके पास तो देख सकते हो आप, है ना। अब इसका फिजिकल फिटनेस का ये सब चीजों का इम्पोर्टेंस क्यों है, यानी एक कॉमन आदमी में भी और एक स्पोर्ट्स पर्सन में भी इस चीज का इम्पोर्टेंस क्यों है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने शरीर को कुछ नुकसान नहीं दोगे तो आपको कुछ उससे मिलेगा भी नहीं। स्पोर्ट्समैन को यही बताया जाता है। तो स्पोर्ट्समैन रोज सुबह उठता है, दौड़ता है, अपने गेम की प्रैक्टिस करता है, तो उसका वो डेली रूटीन होता है। लेकिन कॉमन पर्सन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो जानना बहुत जरूरी है ना। वो जानना इसलिए जरूरी है कि आपको पता है अभी अपना बाहर का खाना खाना, है ना, वो सैंडविच हो गया आपका, क्या पिज्जा हो गया, वो सब लोग बहुत बाहर का करते हैं ना। तो वो सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, डिजीज बढ़ रही है, हार्ट डिजीजेस बढ़ रही है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है लोगों का, डायबिटीज होता है, वो सब चीजों की वजह से लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है फिजिकल फिटनेस का क्यों करना चाहिए। अभी तो काफी लोग करते हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस में आपको आप ये सब लिख सकते हो कि आपका वेट कंट्रोल होता है पहले तो। अगर आप डेली रूटीन आप वर्कआउट करते हो, 45 मिनट्स आप वॉक भी कर लो रोज का 45 मिनट्स टाइम लगा के, तो आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, है ना। दूसरा रहता है कि आपका पोस्चर, जो बॉडी पोस्चर बोलते हैं हम, है ना, इम्प्रूव बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा दिखता है बाकी लोगों से। बाकी लोगों से मतलब जो फिजिकल फिटनेस नहीं करता है, उनके उनके मुताबिक आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा होता है, लीम स्लिम और सब अपीयरेंस, आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा दिखता है बाकी लोगों से। जैसे आपने देखे होंगे कि इंटरव्यूज में क्या होता है, काफी कर इंटरव्यूज में एक पहले तो वो लोग अपीयरेंस देखते हैं, वो गेट से अंदर कैसा आ रहा है आदमी, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ना, वो कैसा दिखने में, कैसा है, शेप में है क्या नहीं है, वो वहां पर बहुत इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू में, आपने काफी बार देखे होंगे। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन का यही डिफरेंस है कि वो आप पहचान लोगे, उनकी कट्स रहेंगे, मसल्स रहेंगे, अच्छे सिक्स पैक्स रहेंगे, आपने ये सब देखो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस में कि आपको इसका भी इम्पोर्टेंट मिलता है कि आपका पोस्चर भी अच्छा रहता है। उसके बाद है आपका फिटनेस, आपके बोन स्ट्रांग रहते हैं, है ना। इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है आपका, बेटर इम्यूनिटी, है ना। और ये सब चलते हुए आपको डिसीजेस कम होने के चांसेस रहते हैं। डिसीजेस कम होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फैट जमा नहीं होता है, आपके मूवमेंट्स होते रहते हैं, आप एक्सरसाइज रोज रेगुलर करते हो। ये सब जो फिजिकल कंपोनेंट्स है उसकी बात कर रहा हूँ, वो सब क्यों जरूरी है। फिजिकल फिटनेस मतलब फिजिकल कंपोनेंट सभी आ गया उसमें, स्पीड आ गया, एजिलिटी आ गया, बैलेंस आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, जो मैंने अभी आपको समझाया हो। ये सब क्यों जरूरी है हमारे लिए।
उसके बाद सबसे अच्छा पॉइंट है कि अपना अलर्टनेस बढ़ जाता है। अभी आप कभी देखिए कि सुबह एक आदमी उठता है, 6 बजे उठता है, रोज 1 घंटा वर्कआउट करता है, फिर अपना काम धंधे करता है, मतलब ऑफिस जाना है, कुछ जाना है, वो सब करता है, तो वो फ्रेश रहता है, अलर्ट रहता है कि मेरे को ये करना है। और एक आदमी रोज 10 बजे उठता है और उसका बॉडी लैंग्वेज ही अच्छा होता है, वो सोया नींद में ही रहेगा, तब तक 1-2 घंटे तक नींद में रहेगा। सुबह उठने वाला आदमी फ्रेश रहेगा, यानी वो अलर्ट है, अपनी चीज अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। पॉजिटिव थॉट मतलब अपने को अच्छी चीज़ें करने की आदत पड़ती है, काम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये इम्पोर्टेंस है फिजिकल फिटनेस का। रेडीनेस रहता है, आदमी रेडी रहता है हर चीज़ के लिए, है ना? और उसके बाद आएगा, और क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत बात करते हैं आज के ज़माने में, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो खुद इंसान ही जानता है जिसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते हो, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो ही नहीं, मतलब आप लेकिन बात करते हो कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ। अगर आपको फिजिकल फिटनेस नहीं करना है, तो आपको वो सब अच्छे थॉट्स कहाँ से आने वाले हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आपको रोज रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्समैन का तो करना ही है, क्योंकि उसको अपना गेम इम्प्रूव करना है। लेकिन एक नॉर्मल पीपल, एक नॉर्मल आदमी जिसको स्पोर्ट्स से कुछ रिलेटेड नहीं है, कुछ खेलना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोज 45 मिनट्स अगर वॉक भी करता है, चलता भी है सुबह उठ के, तो उसके लिए वो सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है ना इम्पोर्टेंस? Yes, sir. Okay. उसके Yes, बाद sir. आपको, हाँ, उसके बाद और आपको हेल्प होता है कि आपका फैमिली एंड फ्रेंड से आपका रिलेशन अच्छा होता है ना? आप हेल्पिंग नेचर के ज़्यादा रहते हो, अपने फ्रेंड्स को लेकर, फैमिली को लेकर थॉट्स अच्छे आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आपका जो सोसाइटी में आपके देखने का नज़रिया रहता है लोगों का, एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखने का और एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन को देखने का नज़रिया अलग होता है सोसाइटी में। अगर आपके घर में कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, तो आपके यहाँ कभी कोई मेहमान आता होगा, कुछ आता होगा, ये लड़का क्या करता है? आप बताते होंगे, आपके मम्मी-पापा किसी को बताते होंगे, मेरा लड़का ये गेम खेलता है, यहाँ खेलता है। यानी उनका उसका एक अलग ही इमेज बनी रहती है सोसाइटी में, वो भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स में, अगर आप रोज़ अच्छी एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो आपके सोसाइटी वाले आपको रोज़ सुबह देखते हैं, दौड़ते हैं, भागते हुए, ये करते हुए, तो वो भी अच्छी एक इमेज बनती है सोसाइटी में, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका कॉस्ट बहुत चीज़ों में बचने की संभावना हो जाती है, जैसे कि मेडिकल कॉस्ट बचता है अगर आप फिजिकल फिटनेस करते हो। हाँ, प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर आप आपके इधर बिजनेस होगा, कुछ होगा, बिजनेस कोई करता होगा, तो आप सुबह आपका अलर्टनेस अच्छा रहेगा, तो आप कुछ बिजनेस के लिए अच्छा सोच पाओगे, है ना? और एब्सेंट, अगर कोई ऑफिस में वर्क करता होगा रोज का, तो वो एब्सेंटीज ज्यादा नहीं मारेगा अगर वो फ्रेश रहेगा पहले से ही, तो फिजिकल फिटनेस से फ्रेश कैसा रहता है आदमी फिजिकल फिटनेस से, है कि वो सुबह क्या होता है, हम उठते हैं, सुबह उठते हैं ना, तो हमारा हम खाना खा के सोते हैं, रात का डिनर करते हैं सब लोग, तो डिनर का अपने स्टमक में रहता है, पेट में, तो हम सोते हैं अपन प्रोन पोजीशन में, यानी अपन जैसा भी सोते हैं, यानी एक साइड में सोते हैं, कैसा भी सोते हैं, तो अपना डिनर उस टाइम डाइजेस्ट होते रहता है। तो डाइजेस्ट होने के लिए उसको हम ब्लड की जरूरत पड़ती है शरीर में रात के समय। और दिन के समय अपन अगर लंच करते हो, तो हम क्या थोड़ा सा वॉकिंग चहल पहल रहते हैं, अगर नहीं सोते होंगे तो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। रात में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट खाना खाया, थोड़ा बहुत वॉक कर लिया और सो गए, फिर भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से। तो उस समय क्या होता है कि जो अपने बॉडी का ब्लड होता है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पेट की तरफ जाता है। पेट की तरफ मतलब हमको उसको न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, फैट चाहिए रहता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहता है, अनाज जो अपन खाए रहते हैं, तो वो वहां पर ब्लड ज्यादा आने की वजह से पेट में, हम जब सुबह उठते हैं, तो हमको आलसपन आता है उसकी वजह से।
वो उसका मेन रीजन है कि हमको सुबह उठने की इच्छा क्यों नहीं होती। वो इच्छा सीधी करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमको थोड़ा सा सुबह उठते ही हमको थोड़े से हाथ पर नहीं क्या हिला देने चाहिए। मतलब ऊपर हाथ कर लो, थोड़ा पैर शेक कर लो, बेड पर ही बैठे बैठे। तो क्या होता है फिर, जो एक जगह जो पेट में हमारा डाइजेस्टिव फूड जो है, जहाँ पर ब्लड ज्यादा है, वो क्या होता है अपने वेन्स के थ्रू हम अब जो शेक करते हैं, कुछ करते हैं, तो अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड। तो उसकी वजह से फिर अपना माइंड अच्छा होता है, फिर अपने कुछ करने की इच्छा होती है। हमने काफी बार देखे होंगे कि हम सुबह उठते तो हमको इच्छा नहीं होती, वापस सो जाते हैं। होता है, कभी कभी हमारे साथ भी होता है, स्पोर्ट्स पर्सन के भी साथ होता है। लेकिन जो आदमी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको करने की इच्छा रहती है, वो तो करता ही है फिर। ये मैं आपको नॉर्मल पीपल को बता रहा हूँ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, कि आप ऐसा करके देख सकते हो। और सुबह उठते हो मुझे इच्छा नहीं हो रही है, तो थोड़ा पैर हाथ हिला दिए, थोड़े स्ट्रेच कर लिए, स्ट्रेचिंग कर लिए, तो आपको अच्छा बेटर फील होगा आप। और एक्सरसाइज ज्यादा कर पाओगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपको हार्ट डिसीज कम होने की संभावना रहेगी या नहीं होगी, है ना। समझा आपको? कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना, ये समझा दो वो समझा दो करके। उसके बाद आपको क्या है सिलेबस में, और कंपोनेंट्स हो गए आपके 4 से 5। 5 कंपोनेंट भी आपने लिख लिए तो अच्छा है। ये आपको एक प्रैक्टिकल बुक बनानी पड़ेगी। और कोशिश करना कि अगर प्रैक्टिकल जिस टाइम हो, तो आप एक राउंडेड टी शर्ट पहनना है आपको, है ना। अगर प्रैक्टिकल आपके ऊपर असेसमेंट करना, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो आप हो, ठीक है। और शूज पहनना है आपको। अगर आपके टेरिस में जगह बालकनी होगी, टेरिस होगी, तो कहीं पे भी होंगे, वहां पर आप बैठ के कर सकते हो आराम से। क्योंकि स्ट्रेंथ का है, आपको यहाँ पर दिया है डेमोन्स्ट्रेशन देना है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, कार्डियो, रेस्पिरेटरी फिटनेस। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको करवा के बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद उसके असिस्मेंट में जाते हैं, पर असिस्मेंट में दिया हुआ है असिस्मेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। बॉडी कंपोजिशन दिया है पहले। बॉडी कंपोजिशन क्या होता है, किसी को पता है? कोई बता सकता है? बॉडी कंपोजिशन में 3 फैक्टर्स आते हैं। आपका हाइट आता है, आपका वेट आता है। जिससे हम क्या मेजर करते हैं, हाइट और वेट से क्या मेजर करते हैं, कुछ पता है किसी को? हेलो। BMI. हाँ, बीएमआई। बीएमआई मेजर करते हैं, है ना। तो बॉडी कंपोजिशन मतलब बीएमआई ही मेजर करना, ये जरूरी नहीं है कि आपके फैट परसेंटेज कितना है ना। क्या होता है फैट परसेंटेज, अपने 7 जगह से अपन फैट परसेंटेज ले सकते हैं, 7 अपने शरीर में। मैं आपको बताता हूँ। 7 जगह से ले सकते हैं, जैसे कि आपका चेस्ट हो गया, मिडल एक्सियर, चेस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन हो गया, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाइसेप्स हो गए, है ना। एब्डोमिनल हो गया, एब्डोमिनल आपके कोर मसल, है ना। सुप्रालिक हो गया, सुप्रालिक मतलब साइड की जो बेली निकलते हैं, हम बोलते हैं साइड का फैट बहुत निकला है करके, वो सुप्रालिक बोलते हैं उसको। थाइस हो गया, काफ हो गया, है ना। ये सामने का होगा सब। और पीछे से आप करते हैं, स्कैपुला से कर सकते हो, ट्राइसेप्स हो गया, लोअर बैक हो गया। मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको दिख जाएगा शायद। देखिए, दिख रहा है आपको? हेलो।
Yes, sir. हाँ, ये जो इतने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से हम एक कैलिपर रहता है, कैलिपर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, मतलब हमारे शरीर की रचना और उनका मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। एंथ्रोपोमेट्रिक बोलते हैं उसको, मेजरमेंट। तो वो कैलिपर को बोलते हैं फैट कैलिपर, फैट मेजरमेंट कैलिपर। वो कैलिपर के थ्रू हमको ये सब पॉइंट्स पे फैट मेजर करते हुए इनको ऐड करके फिर एक फॉर्मूला है उसमें डाल के फिर बाद में वो शरीर का, वो फिर एक स्टैंडर्ड उसका नॉर्म है, उसका स्टैंडर्ड, उसकी मार्क रेंज दिया हुआ है, उसमें अपने को फिट करके अपना बॉडी फैट निकाला जाता है। समझे? ऐसा बॉडी कंपोनेंट निकलता है ऐसे से। ये बॉडी कंपोनेंट अभी हाइट, हाइट क्या है उसकी, बोन की लेंथ क्या है, क्या होता है एक्चुअली कि कोई कोई आदमी के पैर बड़े होते हैं, हाथ बड़े होते हैं, लेकिन बीच में का जो बॉडी पोजीशन है वो छोटा रहता है। बहुत बहुत बार हुआ है ऐसा, है ना। कोई कोई आदमी एकदम लंबा होता है, कुछ होता है, लेकिन हाथ छोटे होते हैं। तो बॉडी कंपोजिशन उनकी कहाँ से, डायरेक्ट उनके जीन से आती है, पेरेंट से आती है कि कैसे है, घर वाले कैसे नाटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, तो उसके हिसाब से उनका बॉडी का कंपोजिशन होता है। और लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना, फिजिकल फिटनेस ये सब करके वो अपने जीन्स चेंज कर सकते हैं आगे वाले उनकी पीढ़ी के लिए। ये भी एक साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर कोई आदमी के ऊपर, कोई आदमी अगर अच्छा फिजिकल फिटनेस कर रहा है, उसके घर में कुछ अगर बीमारी चलती कुछ, अगर वो उस सब फिजिकल फिटनेस से अपने जीन्स को चेंज करता है, उसके आगे वाली जो ये रहती है, संतान रहती है, उनमें कुछ ना कुछ अच्छा फर्क आता है। ये भी अच्छा हुआ। ये समझ गए आपको ये पिक्चर देख के क्या क्या, किस बात के लिए पिक्चर, कोई बता सकता है क्या है ये? क्या मेजरमेंट करेंगे इससे? हेलो। इससे बॉडी कंपोजिशन आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। ये अभी आपको असेसमेंट में है, तो मैं वो बताऊंगा कैसे करना है वो। और उसके बाद उसके नीचे क्या है, असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। हम ये भी एक कंपोनेंट है। जैसे एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। एजिलिटी मतलब कम से कम समय में क्विक मूवमेंट करना या क्विक रिएक्शन करना। फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी आप बैठे बैठे भी बहुत सी चीजें कर सकते हो। आप योगा वगैरह करते होंगे, योगा आजकल योगा का बहुत ट्रेंड चालू है। तो योगा में बहुत सारे ऐसे आसन है, आसनास बोलते हैं जिसको, जिससे आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट मतलब आपकी शरीर की जो काम करने की या लचीलापन है वो बढ़ाने की, जो रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाता है आपके बॉडी का, जॉइंट्स के पास से। रेंज ऑफ मूवमेंट हर दम जॉइंट्स के पास से आपको मेजर करना चाहिए। तो बताऊंगा मैं वो भी कैसे मेजर करना है। और एक एक सिंपल उसका टेस्ट है, आप अभी बैठे बैठे भी कर सकते हो। अगर आपकी इधर कहीं दीवार होंगे कुछ होंगे, उसकी तरफ अपने पैर सीधे करके बैठ जाओ नीचे। और पैर सीधे करने के बाद दोनों हाथ सर के ऊपर से स्ट्रेट करते हुए टो को टच करने की कोशिश करो। अगर जिसका टो को टच हो रहा है और जिसका सर भी घुटनों को लग रहा है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है। ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मेजर की जाती है? आपके कोर से, आपके पेट से। अगर आपका पेट से ये जो मैंने अभी बताया आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है, तो मतलब आपकी सभी फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट आपकी बॉडी का बहुत अच्छा है। समझा आपको? समझा? फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आप अभी बैठे बैठे भी कर सकते हो, है ना। मैं आपको एक शेयर करता हूँ, वो आप देखोगे तो आपको समझ जाए।
फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट का उसका नाम है एक सीट एंड रीच टेस्ट करके है एक नाम, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, ये जो ऊपर जो उनका हाथ जा रहा है ना, ये स्केल, जैसे अपने स्केल रहती है ना, नॉर्मल स्केल सेंटीमीटर वगैरह रहता है, तो वैसे एक लंबी स्केल रहती है। और ये पैर के आगे गए हुए इनका हाथ देखो कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत से लोगों को तो ये पैर भी छूना नहीं होता, बहुत से लोगों को आज के जमाने में। देखो यहाँ तक अगर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, ये मानते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेंगी उतना आपको डिजीजेस होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये आप इसका फोटो स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के अपने पास रख सकते हो, है ना। ये वर्नाकुलर बॉक्स बोलते हैं, वर्नाकुलर वर्नाकुलर मतलब जिसके ऊपर स्केल भी लगी है और ये बॉक्स भी है, इसको ज्यादातर सीट एंड रिच टेस्ट बॉक्स भी बोलते हैं और वर्नाकुलर बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो कितना अच्छे से सब जगह का मेजरमेंट हो गया, इनका थाइस का भी हो गया, इनका लीन फॉरवर्ड जो बेंड हो रहा है, बैक पोर्शन भी देखो सामने जा रहा है ना। पैर सीधे होने चाहिए, नी बेंड नहीं होना चाहिए टेस्ट करते वक्त, है ना। होल्ड करना है वहां पे 2 सेकंड के लिए, अगर आप होल्ड नहीं कर पाए एकदम तो आपकी मसल घिस सकती है। अपन बोलते हैं ना ये नस लग गई, नस लग गई, आपने बहुत बार एक नाम सुने होंगे, किसी को कुछ पैर में होगा कुछ और नस लग गई करके बोलता है। नस लगने वाला कोई भी ऐसा अपने शरीर में है नहीं कि नस लग जाती कहीं पे। वहां पर क्या होता है, अपन कभी कोई बॉडी का यूज नहीं, कभी कोई मसल का यूज नहीं करते कभी, तो वो मसल का एक दिन में कहीं ना कहीं अपन एकदम से यूज कर ले तो अपने को वहां पर दर्द होता है, दर्द की वजह से क्या होता है अंदर के टिश्यू का थोड़ा सा फट जाते हैं अंदर के अंदर। तो वो टिश्यू फटने का अंदर प्लाज्म करके एक लिक्विड रहता है, वो वहां पर बॉडी के अंदर ही वो वहां पर थोड़ा सा फैल जाता है, तो उसकी वजह से वो अपने को थोड़ा सा थोड़ी देर वो तकलीफ देता है। आपने देखा होगा काफी लोग ज्यादा देर बैठ के खाना भी नहीं खा सकते या बैठ भी नहीं सकते ज्यादा देर, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से वो क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। आप देखे होंगे ज्यादातर मोटे लोग नीचे बैठ के खाना नहीं खाते, ज्यादातर बारीक लोग जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेंगी वो लोग बैठ के खाना खाएंगे, है ना। आपने तो एक दिन में एक बार 10-5 मिनट के लिए तो नीचे बैठना चाहिए, अगर खाना भी नहीं खाना है तो थोड़ी देर बैठ जाओ, सुबह उठे तो वो हलासन वगैरह है, हलासन कर सकते हो आप बैठ के, वो सब जरूरी है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेंगी उससे। ये समझ गया आपको फ्लेक्सिबिलिटी का? समझ गया ना? इसके बाद क्या है, असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। मस्कुलर मस्कुलर एंडोरेंस और मस्कुलर स्ट्रेंथ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब आपकी, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऊपर कोई रॉड है सपोज, तो मैं आपको पुल अप करने लगाता हूँ, पुल अप करने लगा तो आपसे होंगे 5, होंगे 6, होंगे ज्यादा से ज्यादा। एक समय ऐसा आता है कि हम ऊपर नहीं उठ पाते, ऊपर नहीं उठ पाते, वो ये नहीं हो गया आप मेरा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मतलब आपकी मसल की स्ट्रेंथ, आपके मसल का एंडोरेंस उतना है, यानी वो एक्टिविटी करने की क्षमता, क्षमता को जो बोलेंगे वो एंडोरेंस हर जगह, यानी आपकी मसल की क्षमता इतनी ही है, 6 पुलअप्स आप कर सकते हो। सपोज मैंने फ्लोर पुशअप बोला, फ्लोर में जो पुशअप मारते हैं, है ना, फ्लोर पुशअप मैं आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको।
दिख रहा है आपको? हेलो, दिख रहा है? No, sir. दिख रहा Yes. है? अभी दिख रहा है? हाँ सर हाँ, हाँ क्या सर लिखा है? मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट। अभी ये इसने क्या किया है, ये पुशअप की तैयारी में है अभी, है ना। अभी ऊपर जाएंगे, क्या लिखा है? पुशअप स्ट्रेंथ टेस्ट, पुशअप करने वाला है वो अभी वो। तो ऊपर गया, अब वो कहा जाएगा नीचे, चेस्ट अपनी नीचे लेके जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कंटिन्यूटी चलेंगी। यानी ये कंटिन्यूटी जो वर्ड आ जाता है, कंटिन्यूटी जो अपन करते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोरेंस में आ जाता है। एंडोरेंस मतलब मैं अगर पढ़ाई अपना कुछ राइटिंग कर रहा हूँ, सपोज मेरे को बहुत सारा कुछ लिखना है, तो एक समय ऐसा गया कि अभी मेरे हाथ दुखने लग जाएंगे कुछ, तो आपकी क्षमता उतनी ही है अपने हाथ की, यानी आपका हाथ उतने देर तक ही वर्क करने लगेगा, आपने उतना उसको प्रिपेयर करे हो। वैसा ही पुशअप का ऐसा है, 1 मिनट में कम से कम 35 पुशअप होना चाहिए। सॉरी, 35, 45 पुशअप होना चाहिए 1 मिनट में। अगर गर्ल्स का माने तो 1 मिनट में उनके 35 पुशअप होना चाहिए, बॉयज के 45 या उसके अबव होना चाहिए 1 मिनट में। अगर जो ये नहीं कर पाता है तो मतलब उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो कम है ना। हम मस्कुलर स्ट्रेंथ असेसमेंट आपको दिया है, असेसमेंट कैसे करेंगे, यही जो मैंने बताया अभी आपको। सपोज मैंने बोला चलो 30 सेकंड में आपको 15 पुशअप करने हैं। हो पाएंगे क्या 30 सेकंड में 15? होंगे? यस नो? कोई बता सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, यस बोलो नो बोलो, आपको जो लगता है वो बताइए। नो सर। नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स पर्सन 30 सेकंड में 30 पुशअप करता है। यानी एक नॉर्मल आदमी के ऊपर अगर मैं टेस्ट करूँ तो वो सिर्फ 5 या 6 पुशअप कर पाएगा। यानी किसका मस्कुलर एंड्योरेंस किसका कम हो गया, है ना। इसका 5-6 वाले का कम हो गया ना। अभी सपोज मैंने दो दो स्पोर्ट्स पर्सन को लिया, एक फुटबॉलर को लिया, एक जिम यानी बॉडी बिल्डर को लिया। फुटबॉलर और बॉडी बिल्डर को मैंने पुशअप के टेस्ट के लिए ही लिया। तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा पुशअप कर पाएंगे ये बताइए। फुटबॉलर करेगा ज्यादा पुशअप की ये करेगा बॉडी बिल्डर? बॉडी बिल्डर। हाँ, बॉडी बिल्डर करेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, फुटबॉलर को वो अपने स्किल के हिसाब से प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसको फुटबॉल भी खेलना है साथ में, है ना। अब बॉडी बिल्डर ज्यादा पुशअप क्यों करेगा, क्योंकि उसका वो गेम ही है, उसको बॉडी बिल्डिंग करना है, उसकी बॉडी बिल्ड करना है। बिल्ड करना मतलब उसको रोज जाकर डंबल्स उठाना है, रोज जाके रॉड उठाना है जिम में जाके, उसका रोज का वही काम है। लेकिन फुटबॉलर का कैसा काम है, वो कोई एक दिन स्किल की प्रैक्टिस करेगा, एक दिन एंडोरेंस पे वर्क करेगा, एक दिन एजिलिटी पे वर्क करेगा, उनको सब जगह, है ना, डायमेंशनल पूरे सब जगह मल्टी डायमेंशन रहना पड़ता है उनको। लेकिन इनका कैसा है, इनको एक तो न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है बॉडी बिल्डर को, और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर उनको रोज पुशअप मारना पड़ता है, कम से कम 500 पुशअप मारते हैं रोज वो। एक ही इसमें नहीं, लेकिन 500 पुशअप पूरे दिन में 500 पुशअप होने चाहिए उनका, उनके एक शेड्यूल बना हुआ रहता है बॉडी बिल्डर का। आपसे तो अपने से तो 5 भी नहीं होते, देखो 500 का और 5, क्योंकि उन लोगों ने अपने मसल का एंडोरेंस इतना बढ़ाया है कि वो इतना देर तक वो कैपेसिटी कर सकते हैं। समझ गए ये टेस्ट किस लिए? स्ट्रेंथ एंडोरेंस समझा आपको? स्ट्रेंथ, Yes. है ना, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, है ना। अभी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अभी मैंने स्ट्रेंथ एंडोरेंस बताया है कि हम एक चीज कितने रिपीटेशन में कितने समय तक कर सकते हैं, वो होगा एंडोरेंस। और स्ट्रेंथ की बात करें सिर्फ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कहीं पीछे कहीं ऊपर एक रॉड रहता है, पुलअप्स वाला रॉड देखोगे आपसे, उसमें मैं आपको हैंग करते हो, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसा लटक जाओ करके, हाथ से हाथ पकड़ लो उसको, रॉड को, और लटक जाओ। ठीक है, लटक जाओ, मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। टाइम स्टार्ट करने के बाद आपका एक ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि अभी आप बोलोगे सर होगा, मैं इससे ज्यादा नहीं
अभी हो सकती है मेरे को दर्द दे रहा है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ कम है वहां पर। अभी तो मैंने ना आपको ऊपर जाने बोला ना नीचे जाने बोला, सिर्फ मैंने आपको क्या बोला, हैंग हो जाओ वहां पर। यानी आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ वहाँ कम है। अगर आप 2 मिनट से ज्यादा वहां पर हैंग नहीं हो सकते, मतलब मस्कुलर स्ट्रेंथ कम है। एक नॉर्मल आदमी का कम से कम वहां पर 60 सेकेंड तो भी हैंग होना चाहिए, है ना। ऊपर हाथ दोनों पकड़ के हैंग होते हैं ये। है आपको ये भी टेस्ट है, मैं बताऊंगा, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है ये वाला टेस्ट। समझो स्ट्रेंथ मैंने क्या बताया अभी, अभी उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। अभी इसमें पुशअप में क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रही थी, स्ट्रेंथ के साथ क्या हो रही थी, मूवमेंट भी हो रही थी, क्योंकि उनको पुश एंड अप, पुश एंड अप, इसलिए उसका नाम क्या है, पुश अप। अपन क्या करते हैं, जमीन को नीचे प्रेस करते हैं तो अपनी बॉडी ऊपर आती है, इसलिए पुशअप नाम है उसका, है ना। इसमें मूवमेंट के साथ हो रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि मैं एक रॉड पे आपको दोनों हाथ आप पकड़ लो और वहां पर हैंग हो जाओ, नीचे से मैं आपका टेबल निकालूंगा, कितनी देर तक आप हैंग हो सकते हो, तो वो हो गया। वो मैं स्ट्रेंथ का टेस्ट ले रहा हूँ आपका, स्ट्रेंथ ये। और इसके पहले वाला क्या था, स्ट्रेंथ एंडुरेंस। समझा, डिफरेंट समझ गया। समझ गया, नहीं समझा? Yes, sir. ठीक है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ाना ठीक लग Yes, रहा है sir. क्या? कुछ और समझाना है अलग तरीके से, कुछ और एक बार समझाना है, ऐसा कुछ नहीं है ना, समझ रहे हैं ना पहले इसमें? Yes, sir. अच्छा, अभी ये लास्ट वाला ले लेते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है। ये सब मैं इसके सबके फिर से प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। सभी बॉडी कंपोजिशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट का भी प्रैक्टिकल मुझे आपको दिखाना पड़ेगा वीडियो करके, तभी आपको समझ में आएगा। और उस समय आपका भी वीडियो शुरू रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोला कि आप वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए, शूज में रहना चाहिए, गोल गले की टी शर्ट पहन के रहना है आपको सबको, ठीक है। जिस टाइम ये सब पढ़ा के हो गया, फिर वो अपन टेस्ट शुरू कर देंगे। अभी इसके फोर्थ पॉइंट है असेसमेंट ऑफ एरोबिक फिटनेस। किसी को एरोबिक का वर्ड का मतलब पता है, एरोबिक कोई बता सकता है? एरोबिक मतलब क्या होता है ये बताओ। स्पोर्ट्स में इसका यूज होता है एरोबिक का, कि जितने भी ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग मतलब जितने भी कंपोनेंट्स पे ट्रेनिंग हो रही है, कंपोनेंट सपोज मैं आज मैं बच्चों के स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ पे ध्यान है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ उनकी आज। तो एरोबिक है नॉन एरोबिक है ये बताने का एक ही रीजन है, उसमें आपका फटिकनेस। फटिकनेस मतलब आप कितने जल्दी थकते हो। मैंने आपको बोला चलो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। आपने कभी दौड़े नहीं होंगे या दौड़े भी होंगे, किसी को आदत होंगी किसी को नहीं होंगे। तो 1 किलोमीटर दौड़ना है, फिर मैं आपको 1 किलोमीटर दौड़ का हो गया आपका, आप मेरे पास आए तो आप मेरे पास जैसे नॉर्मल पहले खड़े थे दौड़ने के पहले वैसे खड़े रहोगे, कि अभी खड़े हो तो हाँफते रहोगे, क्या करोगे, थोड़ा सा सांसें फूलने लगेंगी, ये सब होता है ना, होता है कि नहीं? हाँ, तो वो होता है एरोबिक फिटनेस, मतलब आपको सांस, एरोबिक मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा एयर कंज्यूम कर रही है आपकी बॉडी, यानी जहां पर एयर कंज्यूम ज्यादा हो रहा है वो एरोबिक। अभी नॉन एरोबिक क्या हो गई, वो मैराथन रेस वगैरह आपने देखो, मैराथन रेस का नाम सुना है आपने? मैराथन रनर, मैराथन रेसेस होती है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैराथन रेसेस कितने किलोमीटर की होती है, 42 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, 42 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक होती है, यानी उनका भी एक एज कैटेगरी रहती है, उसके हिसाब से होती है मैराथन रन। और एक क्रॉस कंट्री रेस होती है, क्रॉस कंट्री। अभी अभी ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अगर वो देखे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएंगे सब क्या है। तो उसमें भी 52 किलोमीटर की रेस होती है, क्रॉस कंट्री। वो क्रॉस कंट्री मतलब कंट्री कंट्री दौड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, वो क्रॉस कंट्री उसका नाम है, वो रेस का सबसे बड़ी रेस होती है वो। तो उसमें क्या होता है, एथलीट को कंटिन्यू दौड़ते रहना पड़ता है, कंटिन्यू कम से कम 5 से 6 घंटा,
5 से 6 घंटा उसको दौड़ना है तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगी उसकी बॉडी, नहीं करेंगी? करेंगी नहीं करेंगी? ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा उसको 5-6 घंटा दौड़ना है तो? कोई बताएगा? ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा रहेंगी उसकी बॉडी को कि कम रहेंगी? ज्यादा। सर ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेंगी ना, है ना? तो वो क्या हो गया, एरोबिक, यानी हवा के साथ उसको ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और जहाँ कम ऑक्सीजन लगता है, अब मैंने कम ऑक्सीजन का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, अभी एक बॉडी बिल्डर ने रॉड उठाया, 80-80 किलो का वो रॉड डेडलिफ्ट मार रहा है, डेडलिफ्ट करके एक एक्टिविटी मार रहा है, मारा उसने, 10 रिपीटेशन रखा और नीचे रख दिया, तो उसको ऑक्सीजन कितना लगेगा? ये मैराथन रनर से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सिंपल का कम लॉजिक वाला क्वेश्चन है। हाँ, कम लगेगा। कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसने इतनी मेहनत किया नहीं, उसने वो पंप करने का काम कर रहा है बस। और ये मैराथन रनर का है 45 से 52 किलोमीटर तक इनका इवेंट रहता है। तो ये एरोबिक और नॉन एरोबिक, नॉन एरोबिक में कौन आ गए? जैसे जिम बॉडी बिल्डर आ गए, स्विमर्स आ गए। स्विमिंग देखे हमने, स्विमिंग के इवेंट होते हैं, उसमें भी ज्यादा एयर नहीं लगता है उनको, हवा, मतलब वो 1 रिपीटेशन मारे, उसके बाद अगर वो थोड़ा सा 2-3 मिनट थोड़ा सा खड़े रहे एक जगह, तो उनकी बॉडी आराम से वापस रिकवरी कर ली थी, वापस वो इवेंट करने के लिए रेडी हो जाते। लेकिन मैराथन रनर का कैसा है, 42 किलोमीटर उनकी रनिंग होने के बाद खत्म हो गया, तो उनको कम से कम 72 आवर्स का रेस्ट चाहिए। 72 आवर्स कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए 72 आवर्स मतलब? 3 दिन का ना। यस सर, 3 days। है ना? इतना टाइम लगा आपको बताने को? ठीक है, तो ये होता है एरोबिक और नॉन एरोबिक। तो आपको असेसमेंट कौन सा है? एरोबिक, है ना? तो एरोबिक असेसमेंट में आपको इसका इंडोरेंस या हार्ट बीट टेस्ट ले सकते हो। हार्ट बीट मतलब आपकी हार्ट की पंप करने की क्षमता कितनी है, 1 मिनट में कितने बार पंप कर, वैसे नॉर्मली कितना पंप करता है 1 मिनट में हार्ट? किसी को पता है? 72 पे। 72, हाँ। तो 72 72। अगर, हाँ 72 पंप करता है। 72 अगर उससे ज्यादा हो गया या उससे कम हो गया तो प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल तो 72 यानी 80 के अंदर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? 80 और 70 के बीच में आपका हार्ट बीट है। विदाउट, अगर रेस में आप सुबह जब उठते हो ना, सुबह उठते हो तो अपने अंगूठे के नीचे के आपकी नस जाती है एक, है ना? एक नर्स जाती है, तो वहां पर हाथ रख के आप काउंट कर सकते हो आपकी हार्ट बीट। घड़ी में देखो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हार्ट बीट काउंट करो। आपका जो जो भी हाथ से आप कर रहे हो, बस आपका जो हाथ आप लगा रहे हो हार्ट बीट काउंट करने को, उसका मिडल फिंगर लगना चाहिए। और मिडल फिंगर उसके साइड का फील्डिंग फिंगर लगना चाहिए, ठीक है? इंडेक्स फिंगर, थंब नहीं लगना चाहिए, दूसरे हाथ का थंब वहां पर नहीं लगाने का। अगर दूसरे हाथ का थंब आप वहां पर लगाओगे मेजर करने को, तो आपको पता होगा शायद कि दोनों जो थंब है, अपने दोनों थंब की जो वेन्स होती है वो अपने हार्ट से अटैच होती है। पता है इतनी बातें? तो आप अगर असेसमेंट ऐसा किसी का कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारी हार्ट बीट में काउंट करता हूँ, तो कितनी है पर मिनट, क्या है ब्लड सर्कुलेशन, तो आपको क्या करना होगा, उसका हाथ लेकर सामने रखना होगा उसके थंब के वेन्स की तरफ। अभी हाथ से रख के देखो, किसी को महसूस हो रहा है क्या? 2 उंगली रख के देखो, थंब नहीं रखना, आपके दूसरे हाथ का थंब नहीं रखना है। चारों फिंगर में से कोई भी फिंगर रख सकते हो, लेकिन थंब को नहीं रखना है।
है ना। थंब रखोगे तो आपको वो थंब की भी बीट सुनाई देंगी, फिर आपका काउंटिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट है वैसे तो। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, जो स्टेपिंग करके टेस्ट होता है। उसमें भी आप एरोबिक फिटनेस किसी का ये कर सकते हो, और बहुत मशीन वशीन भी आती है, लेकिन अपन उतने दूर नहीं जा सकते, तो अपन एक हार्वर्ड स्टेप होता है, जैसे आपके घर में स्टेयर्स होंगे, स्टेयर्स सीढ़ियाँ वगैरह, है ना। मैं दिखाता हूँ आपको, इमेज दिखाता हूँ। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, बीप टेस्ट है। बीप टेस्ट मतलब आपको टाइमिंग के हिसाब से वो रनिंग करना पड़ता है। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। दिख रहा है? No, दिख sir. रहा है? नहीं दिख रहा।